हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। रान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आगामी जो आपकी पर्यवेक्षक की परीक्षाएं हैं, हॉस्टल वार्डन की परीक्षाएं हैं, उनसे और साथ ही बाकी व्यापम से जुड़ी परीक्षाओं के इंग्लिश विषय से संबंधित एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे। तो ये एमसीक्यू आपके आगामी सभी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। साथ ही इस एमसीक्यू से आप अपनी तैयारी को भी जांच सकते हैं और बहुत सारी नई चीजें भी आपको मेरे साथ सीखने को मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शुरू करने से पहले कुछ बहुत महत्वपूर्ण मेरे पास आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, एक सूचना है। सूचना कहता है कि अभी हमारे यहाँ पे जो महिला पर्यवेक्षक का जो आपको वैकेंसी आया हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में जो पद आए हुए हैं, उसकी तैयारी हमारे द्वारा विशेष रणनीति के साथ कराई जा रही है, जो कि आगामी 24 जुलाई से ये बैच शुरू होने वाली है। ये दोपहर की बैच होगी। स्पेशली मेरी सभी फ्रेंड्स और सभी बहनों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बैच को दोपहर का रखा गया है, ताकि आप सभी फ्री होकर आकर हमारे साथ पढ़ सके। देखते हैं, इसका समय रहेगा आपका 11 से 2 बजे तक। तो आप सभी इसमें बिल्कुल शामिल होइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। बहुत अच्छा चांस है सभी महिलाओं के लिए, तो इस बैच को आप बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। आज का हमारा लेक्चर हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मेरा है वो आपके सामने है। इस वीडियो में ना जितने भी अंग्रेजी के आपके जो पैटर्न होते हैं, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साथ ही ग्रामर पोर्शन आता है, जैसे टेंस आ जाता है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल आ जाता है, साथ ही आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस या फिर स्पीच आ जाते हैं। तो इन सब चीजों का समावेश मेरे द्वारा लाया गया है। बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, बहुत ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल इसी पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी हूबहू भी आपको वर्ड्स आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं। गिव सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड क्वेश्चन बोलता है और एक वर्ड दिया है यहाँ पे कमांड। ये जो कमांड वर्ड हाईलाइटेड है, इसी का आपको सिनोनिम्स निकालना है। सिनोनिम्स का मतलब जिन्हें नहीं मालूम है, समानार्थी समझते हैं। समान अर्थ देने वाले वर्ड को हम सिनोनिम्स कहते हैं। तो आपको निकालना है इसका समानार्थी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लीड, इंस्ट्रक्ट, मैनेज या फिर सुपरवाइज। तो पहले आपको कमांड का मतलब पता होना चाहिए, देन आपको ऑप्शंस पता होने चाहिए, फिर ही आप कोई एक समान अर्थ लगा पाएंगे। फिलहाल अगर कमांड की बात करूं तो आसान सा शब्द है, हम बोलचाल में भी बोलते हैं। तो कमांड का मतलब आप सभी को पता है। पहले इन ऑप्शंस के साथ इसके वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं, तो ये आसान हो जाएगा। कमांड का मतलब होता है आज्ञा, जैसे कि आई कमांडेड यू, तो मैंने आपको कोई आज्ञा दी है, इस तरीके से। तो लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, लीडर वर्ड इसी से आया है। इंस्ट्रक्ट मतलब निर्देश, मैनेज मतलब प्रबंधन करना, मैनेजमेंट बोलते रहते हैं हम बोलचाल में। सुपरवाइज पर्यवेक्षण करना, महिला सुपरवाइजर का ये पद है। सुपरवाइजर वर्ड इसी सुपरवाइज वर्ब से ही बना है। तो सुपरवाइज मतलब पर्यवेक्षण करना। आप देखेंगे इसमें जो समान अर्थ दे रहे हैं वो कौन सा वर्ड है, तो आज्ञा देना और निर्देश देना, ये दोनों क्या है, लगभग समान अर्थ प्रदान करते हैं। नेतृत्व, प्रबंधन और पर्यवेक्षण का अपना अलग अलग मीनिंग है। इस हिसाब से ऑप्शन बी इंस्ट्रक्ट इज द नियरेस्ट और क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कमांड। तो कमांड का सही उत्तर होगा आपका इंस्ट्रक्ट, जो कि उसका समान अर्थ देता है। यहाँ पर इस व्यक्ति के द्वारा इस डॉगी को कमांड दिया जा रहा है, यही कमांड कहलाता है, यही इंस्ट्रक्ट कहलाता है। इंस्ट्रक्शन देना भी समझते हैं आप, इसी वर्ड से बना है। अगला मेरा क्वेश्चन कहता है गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। वर्ड लिखा है आपका पेरिलस। अगर पेरिलस वर्ड का समझ नहीं भी आता है तो आपको 4 ऑप्शन फिर भी देख लेना है, हैजार्डस, रिग्रस, रेसिलेंट और रिक्विसिट। यहाँ पे अगर हैजार्डस बोलेंगे ना, तो इसका कम से कम लोगों को पता रहता है। हैजार्डस मतलब थोड़ा सा जो नुकसानदेह होता है, कुछ इस टाइप का आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा, वो कहता है। अगर मैं बात करूं इस हैजार्डस का मतलब, तो नुकसानदेह से संबंधित है। बाकी 4 आपको नहीं पता है, तो पहले मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। यही वजह था, मैंने लेक्चर के शुरू में बोला था कि आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेगा। व्यापम अगर आपको परीक्षा निकालना है, समानार्थी, विपरीत अर्थ, एक वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता ही आता है, तो आपको अपना वोकैबुलरी, शब्दावली बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। साथ साथ करिए। पेरिलस का मतलब होता है जोखिम, जोखिम उठाना, समझते हैं। अगर हैजार्डस की बात करें तो ये भी एक खतरनाक इसका मतलब होता है। रिजरस का बात करें तो कठोर इसका अर्थ होगा। रेसिलेंट का बात करें लचीला होता है। और अगर रिक्विसिट का बात करें तो अपेक्षित होता है। रिक्विसिट का मतलब होता है थिंग दैट इज नेसेसरी फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। कोई चीज की जो अपेक्षा की जाती है, अपेक्षित है बोलते हैं। आपसे रिजल्ट की अपेक्षा की जा रही है, वही अपेक्षित।
तो यहाँ पे आपका जो सेम मीनिंग दे रहा है वो दो ही वर्ड है, जोखिम और खतरनाक। तो यहाँ पे दोनों थोड़े समान मीनिंग दे रहे हैं, बाकी फिर भी थोड़ा सा अलग मीनिंग दे रहा है। इस हिसाब से पेरिलस का मतलब होता है कुछ इस तरीके से जोखिम उठाना, जो कि आप तभी बोलते हैं जब वो चीज खतरनाक होती है। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं, आप तस्वीर में देख पाते हैं, को जोखिम उठाया जा रहा है, खतरनाक कोई काम है। तो इस तरीके से दोनों लगभग समान अर्थ देते हैं। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड जो दिखता है ना, आप आंसर ले सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गिव एंटोनियम। अब ये यहाँ पे सिनोनिम्स थे, अब आपका आ गया है एंटोनियम। और एंटोनियम का अर्थ हिंदी में होता है विपरीतार्थी, या फिर इसी को आप लोग विपरीत शब्द, विपरीत अर्थ कहते हैं। ट्रेटर, आपका जो वर्ड यहाँ हाईलाइटेड दिखता है इसी को देता है, कहता है इसका विपरीत अर्थ ढूंढिए। ट्रेटर आपका मेन वर्ड है जिससे संबंधित 4 वर्ड दिए हुए हैं, इसका ऑपोजिट मीनिंग देने वाले वर्ड को आंसर लेना है। पहला लिखा हुआ है माइग्रेंट, दूसरा मेंबर, तीसरा पेट्रियोट और चौथा ऑफिसर। 4 में से 2 सुने सुने से भी लग रहे हैं। मेंबर, मेंबर मतलब सदस्य समझते हैं, और ऑफिसर, ऑफिसर मतलब कोई अधिकारी ऐसा बोलते हैं आप। लेकिन 2 फिर भी नहीं ध्यान है, तो उसका मतलब देखते हैं पहले। तो अगर मतलब की बात करूं तो ट्रेटर का हिंदी में मतलब होता है गद्दार। आप सभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले होते हैं, तो आप लोगों को पहले हिंदी में समझ आएगा तो इंग्लिश लगाना आसान है, इसीलिए हिंदी में चीजों को समझिए, टिक लग जाएगा। तो ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार। माइग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, होता है माइग्रेशन बोलते हैं, प्रवास, प्रवासन या प्रवास करना। मेंबर मतलब सदस्य। पेट्रियोट मतलब होता है देशभक्त, और ऑफिसर का मतलब अधिकारी, जैसे कि हमको पता है। तो यहाँ पे बोला है विपरीत अर्थ दीजिए, और विपरीत अर्थ किसका देना है? ट्रेटर का। तो ट्रेटर का अगर अर्थ हो रहा है गद्दार, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? देशभक्त। होता है ना, देश के लिए गलत काम करने वाला गद्दार, देश के लिए सही काम या भक्ति रखने वाला पेट्रियोट या फिर देशभक्त। तो ये जो है गद्दारी है, उसका ऑपोजिट हो जाएगा पेट्रियोट या फिर देशभक्त। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये। अगला मेरा क्वेश्चन कहता है गिव एंटोनियम, मतलब फिर से विपरीत अर्थ ढूंढेंगे आप। ब्लीक लिखा हुआ है, ब्लैक नहीं है ये, BLACK ब्लैक होता है, ये ब्लीक वर्ड है, एक नया वर्ड है। अगला इसका ऑप्शन कहता है डल, डार्क, ब्राइट और एक्सपोजर। थोड़ा सा ऑप्शन सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन इस बार हमारे लिए क्वेश्चन ही अननोन है। तो अगर ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान देंगे ना, तो डल, डल का मतलब थोड़ा सा नीरस, बेरंग ऐसा लेते हैं अपन। डार्क, डार्क मतलब अंधेरा, काला होता है। अगर बात करें ब्राइट की, तो चमकीला, भड़कीला, या फिर एक आशा के संदर्भ में भी थोड़ा सा लेते हैं। और अगर एक्सपोजर की बात करूं तो शायद आपको नहीं ही मालूम हो। तो देखते हैं पहले इनके शब्दार्थ। शब्दार्थ को आप कुछ इस तरीके से याद रखेंगे तो और भी अच्छा है, अगर एक वर्ड में हिंदी भी याद कर पा रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। अगर ब्लीक बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है, इट्स अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण, जिसका मतलब होता है नॉट एनकरेजिंग और गिविंग एनी रीजंस टू हैव होप, मतलब होपलेस टाइप का। कोल्ड, अनप्लीजेंट, खुशी ना हो जहां, प्लीज ना हो जहां। एम्प्टी, विथ नो प्लीजेंट फीचर्स, या फिर सीधे सीधे बोल देता है क्या? बेरंग। तो इसका अर्थ मतलब पता चल गया, बेरंग होता है। डल की बात करें, दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव विद द मीनिंग, कि इसका मीनिंग क्या लिखता है? इसका मीनिंग कहता है नॉट ब्राइट, या फिर बोलता है उदासीन। अगर डार्क की बात करें तो डार्क मतलब विदाउट लाइट, जहां पे प्रकाश ना हो, लाइट ना हो, विदाउट लाइट मतलब अंधेरा। ब्राइट मतलब नॉट डल, मतलब उज्जवल। तो देखिए डल का ब्राइट मीनिंग मिल रहा है अपने को, है ना। तो यहाँ पे ऐसे ही 2 चीज और पता चल गई। अगर लास्ट ऑप्शन दिखे एक्सपोजर की, तो एक्सपोजर का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग इन अ प्लेस और सिचुएशन वेयर देयर इज नो प्रोटेक्शन फ्रॉम समथिंग हार्मफुल, मतलब ऐसी जगह आपको खतरों से कोई भी आपको क्या संरक्षण ना मिलता रहे। एक एक्सपोजर इसका एक वर्ड है। तो अपना क्वेश्चन क्या है? ब्लीक, और ब्लीक का हमको निकालना है विपरीत। बेरंग अगर यहाँ पे बात कर रहा है तो बेरंग का उल्टा उदासीन नहीं होगा, अंधेरा भी नहीं होगा, एक्सपोजर भी गलत है, एक्सपोजर गलत है, सिर्फ एक ही मिल रहा है ऑपोजिट डेटा, और वो है आपका ब्राइट। तो यहाँ पे ब्लीक के लिए आप जो ऑपोजिट वर्ड है वो ब्राइट लगा सकते हैं।
ये जो ड्राइंग है ये आपका बताता है कि ब्लीक एक्चुअली में कैसा होता है या कैसा आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। ये कोई जो जगह दिख रही है बेरंग सी, उदासीन सी, इसको ब्लीक कहते हैं। तो यहाँ पर आपने समझा सिनोनिम, एंटोनियम। अगला अगर मैं बोलूं तो क्वेश्चन कहता है वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंसेस दैट विच इज अनलॉफुल। देखो ये कुछ यहाँ तक ही क्वेश्चन है ना, पहले आपको यही समझना है कि ये तो सिर्फ आपको डायरेक्शन बोलता है, चार में से कोई एक ना इसके लिए बेस्ट सुटेबल वर्ड है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, बोलता है दैट विच इज अनलॉफुल। अनलॉ, अनलॉ मतलब ऐसा कुछ जो क्या हो, लॉ के अगेंस्ट हो, लॉ के खिलाफ हो। तो वैसा कुछ को क्या बोला जाता है एक्चुअल में? लीगल, कोर्ट, बेल या फिर इलिसिट। तो देखो जो लॉ या कानून के खिलाफ हो उसको तो लीगल बिल्कुल नहीं बोलेंगे। एक वर्ड और पता है आप लोगों को, क्या है मुझे जरूर कमेंट करिएगा कि जो लॉ के अगेंस्ट या लॉ के खिलाफ होता है उसको क्या बोलते हैं? लीगल का उल्टा, सभी को मालूम है, लेकिन ऑप्शन में तो वो है नहीं जो हमको मालूम है। तो अब देखते हैं, कोर्ट बोलेंगे क्या उसको? तो लॉ के अगेंस्ट को कोर्ट एक एप्रोप्रिएट वर्ड है। अगर बात करें बेल की तो बेल मतलब जमानत वाला, BAIL स्पेलिंग होता है, वो भी ऑप्शन नहीं है। एक ही दिख रहा है इलिसिट, और यही इसका सही उत्तर है। मीन्स जिस चीज को अनलॉफुल बोला जाएगा या जो अनलॉफुल होता है उसको हम इलिसिट कहते हैं। इसको अगर और समझे तो इलिसिट का मतलब होता है समथिंग इमोरल और इलीगल। तो जो वर्ड है इलीगल उसी से संबंधित या उसी का ये सिनोनिम माना जा सकता है इलिसिट, जो कि होता है कोई अनलॉफुल चीज के बारे में इस्तेमाल। देख पा रहे हैं ये अलीगल है, अवैध कहते हैं आप लोग इसको हिंदी में, है ना। तो ये हो गया वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंसेस। फिर से गिवन वर्ड के लिए सब्स्टिट्यूट करिए बोल रहा है, मतलब ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। कहता है अ पर्सन बिटवीन 19 एंड 100 ईयर ओल्ड। बोलता है कि सिर्फ ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है येलो कलर में, यही है क्वेश्चन। अ पर्सन बिटवीन 90 एंड 100 ईयर्स ओल्ड को क्या बोला जाएगा? चार आपको लिखे हुए हैं यहाँ पे वर्ड, सेप्टगेरियन, नॉनगेरियन, सेंटगेरियन या फिर ऑक्टेगेरियन। तो यहाँ पे ये जो चार टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई है यही बताना है कि इनमें से कौन ऐसा वर्ड है जो 90 से 100 के बीच के वृद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है एक बहुत प्यारा सा तस्वीर है यहाँ पे देखिए। अगर बात करें इनकी डिटेल की तो जो सेंटिनेरियन होता है वो पर्सन बोला जाता है 100 साल के व्यक्ति को। तो 100 साल के व्यक्ति को क्या कहा जाएगा आपने जाना। अगर मैं 70 से 89 70 टू 79 ईयर ओल्ड के बारे में बात करूं तो इनको कहा जाता है सेप्टुगेरियन। ठीक है, तो ये हो गया आपका 70 से 69, 80 तक भी ले सकते हैं इसको। अगर बात करें मोनेगेरियन तो ये जो होता है 90 से 99, मतलब कहीं ना कहीं आपको 90 से 100 साल के बीच के व्यक्ति को भी बोलेंगे तो ये मोनेगेरियन बोल सकते हैं। अगर बात करें ऑक्टेगेरियन तो पर्सन बिटवीन 80 एंड 89, you can take it as a 80 to 90 and you can take it as a 70 to 80। तो 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 और जो एग्जैक्ट 100 का होता है उनको सेंटेनेरियन भी बोलते हैं। तो कभी कभी 100th बर्थडे जिनका करते हैं ना स्पेशली विदेशों में, तो वहां पे सेंटेनेरियन करके उनके लिए आर्टिकल वगैरह जो छपता है उनको इस नाम से संबोधित किया जाता है। अगर आप अच्छी अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो देखेंगे वहां पे ऐसा लिखा होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है? फिलहाल 90 से 100 के लिए मोनेगेरियन सही लग रहा है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो ऑप्शन बी जो है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा वही अपना मोनेगेरियन से सूट करता है। मतलब जो व्यक्ति 90 से 100 साल का होगा उसको अपन क्या कहेंगे? मोनेगेरियन बोल सकते हैं। वृद्ध ही है, वृद्धावस्था के ही अलग अलग स्टेजेस हैं ये। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। कहता है अ रिजर्व फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा इन देयर नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट मतलब उनके प्राकृतिक आवास, हिंदी में इसका मतलब होता है प्राकृतिक आवास में ही उनको संरक्षण देने की क्रिया क्या कहलाएगी? ऑप्शंस आर सेंचुरी, ऑप्शन बी अगेन सेंचुरी। द स्पेलिंग्स आर डिफरेंट। फॉरेस्ट या वुड्स। तो देखिए फॉरेस्ट मतलब जंगल होता है, ये कोई संरक्षित स्थान नहीं, ये आपका एक खुला वन भी होता है।
अगर बात करें वुड्स लिखा है तो वुड्स मतलब लकड़ी, है ना। और अगर बात करें सेंचुरी और सेंचुरी की तो इसका मतलब तो होता है शताब्दी। देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक है, अंग्रेजी ही होता है अपवादों का विषय। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेंचुरी है, लेकिन स्पेलिंग अलग है और दोनों का मीनिंग भी अलग है। ये कुछ ऐसा वाला सेंचुरी है, सुनते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, अभ्यारण्य जिसको आप हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है, सेंचुरी, SANCTUARY, दैट इज नोन फॉर अ रिजर्व फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड एक्सेट्रा इन देयर नेचुरल हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे आपके जानवरों को, पक्षियों को रख के प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। तो ये आप जान गए। अगर देखिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कहता है one of the four alternatives, choose the one which can be substituted for the given words or sentences. A room or building, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है, a room or building for the preservation of plants. प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षित ही है इसका मतलब ऐसा कोई कमरा या ऐसा कोई बिल्डिंग जो कि किसके लिए हो, पौधों के संरक्षण के लिए हो। प्लांट्स मतलब पौधे। तो यहाँ पे आप देखते हैं प्लांटेशन कहेंगे उसको, नहीं बोलेंगे। फार्म यार्ड कहेंगे, देखते हैं। ग्रीन हाउस कहेंगे, नॉट नोन। और प्लांटेन कहेंगे, तो ये तो ऑप्शन गलत है। प्लांटेशन और प्लांटेन नहीं कह सकते। कई बार लोग फार्म हाउस समझते हैं, लेकिन फार्म हाउस में हम अपनी सुविधा या अपने अनुसार पौधों को लगाते हैं। हम संरक्षण के पर्पज से जो लगाते हैं उनको हम ग्रीन हाउस कहते हैं। एक ऐसा घर जो हरा हो, है ना। तो हरित निवास, ऐसा आप लोग हिंदी मीडियम वगैरह में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे ये जो इमेज दिख रहा है आप लोगों को, ये इमेज देखिए, एक घर है, घर के अंदर काफी ग्रीनरी है, अलग अलग पौधे लगे। दिस इज नोन एज अ ग्रीन हाउस, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस है। तो आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ी सी डिटेलिंग है उसकी। ग्रीन हाउस को किसको कहते हैं, प्लांटेशन किसको कहते हैं, फार्म यार्ड मतलब क्या होता है, एक ऐसा एरिया जो फार्म बिल्डिंग से सराउंडेड हो, और प्लांटेन किसको कहते हैं। एक्चुअली प्लांटेन इज नोन एज अ फ्रूट। आप फल समझते हैं, फ्रूट होता है जस्ट लाइक अ लार्ज बनाना, बनाना के शेप साइज में होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है उससे। और अगर बात करूं प्लांटेशन की, तो एक ऐसा एरिया जहां पे बहुत सारे प्लांट का लगे हो, बहुत सारे ट्रीज लगे हो, और वो क्या प्रोड्यूस करते हो, लकड़ियां या फल या फूल प्रोड्यूस करते हो, वो प्लांटेशन कहलाता है। तो ये हो गया आपका मीनिंग। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। कहता है क्वेश्चन, द म्यूजियम्स रिवॉल्विंग डोर्स stopped on the crooks as they jam halfway round, no error। कुछ ऐसा सेंटेंस जब आपको दिखता है ना, तो इसमें आपको एक्चुअली वो बोलना चाहता है टू फाइंड द एरर्स। आपको इस सेंटेंस में किसी पार्ट में गलती ढूंढनी है और उस गलती को ऑप्शन के हिसाब से टिक करना है जहां आप पाएंगे। तो फिलहाल देखते हैं, द म्यूजियम्स रिवॉल्विंग डोर्स स्टॉप्ड द क्रूक्स एज दे जैम हाफ वे राउंड। इसमें गलती किस किस प्रकार की हो सकती है, तो पहला टेंस वाइज हो सकता है, वर्ब की गलती हो सकती है, इनएप्रोप्रिएट वर्ब लग सकता है, प्रीपोजिशन गलत हो सकता है, आर्टिकल गलत हो सकता है, और भी कुछ छोटी मोटी गलतियां होती हैं। फिलहाल हम अगर देखें तो टेंस वाइज चेक करेंगे अगर, तो टेंस वाइज यहाँ पे लिखता है, मेन आपका वर्ड है इसका SVO फाइंड करते हैं आप कभी भी जब ढूंढते हैं टेंस को। तो स्टॉप्ड जो है आपका एक पास्ट फॉर्म में लिखा हुआ वर्ब है। स्टॉप्ड के साथ एज दे, जो आपका कंजंक्शन, एज कंजंक्शन समझते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ता है, कंजंक्शन एज के साथ दूसरा सेंटेंस जुड़ा है, और दूसरे सेंटेंस में जो वर्ब है जैम, वो की केवल और केवल जैम लिखा है। दैट इज एक्चुअली इनएप्रोप्रिएट। अगर हमने पढ़ा है, नियम कहता है, अंग्रेजी का नियम, कि जब दो वाक्य कंजंक्शन से जुड़े हों, तो यदि पहला वाक्य पास्ट टेंस में है, दूसरा भी पास्ट में होगा। इस हिसाब से अगर यहाँ पे स्टॉप्ड लिखा है जो कि स्टॉप का सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल जैम का सेकेंड फॉर्म लगना चाहिए, दैट इज नोन एज जैम्ड। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में चारों आपके ABCD करके दिए हुए हैं। आपको कौन से पार्ट में एरर लग रहा है, इस पार्ट में लग रहा है, और पार्ट 3 एज दे जैम हाफवे। इस हिसाब से ऑप्शन सी को आप टिक करेंगे और आपको 1 नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से आपको एरर फाइंड करना है, और जहां एरर लगता है ना, एरर को सही नहीं करना रहता, केवल उस एरर वाले लाइन को टिक लगाना होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है फाइंड द एरर। अगेन एरर बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये आपके एग्जाम के लिए।
एरर में आपकी बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस हो जाती है, जैसा मैंने अभी बताया। मोहन विशेष ही विल बी रिचर। तो यहाँ पे मोहन हो सकता है, ये बच्चा मोहन है, मोहन क्या कर रहा है, विशेष विशेष कर रहा है। विश आपका रूट वर्ब है जिसमें कौन सा फॉर्म लगा है, SES का फॉर्म लगा है। मतलब ये कौन सा टेंस हो गया है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस SES। मतलब मोहन विश करता है कि ही विल बी रिचर, रिचर मतलब अमीर हो जाए, तो वो क्या हो जाए, अमीर हो जाए। तो यदि यहाँ पे विश किया जा रहा है, मतलब कि क्या किया जा रहा है, किसी चीज को प्रार्थना की जा रही है या किसी चीज के लिए एडमायर किया जा रहा है, तो मोहन विशेष ही विल बी रिचर। यहाँ पर आपको एरर ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पर रिचर इज गुड, बी मतलब हो जाए के लिए सही है, ही मोहन के लिए अगेन इस्तेमाल किया गया है, नो इश्यूज। यहाँ पर ये जो विल लिखा हुआ है ना, इस विल में प्रॉब्लम है। ये विल जो है आप समझते हैं भविष्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक हेल्पिंग वर्ब है, साथ ही ये एक ऑक्सिलरी या मॉडल भी कहलाता है। विल, वुड, शैल, शुड सुने हैं। तो ये विल जो है ना, यहाँ पे एक निश्चितता को बता रहा है, लेकिन अगर वो विश कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, मतलब वो जरूरी नहीं कि निश्चित है, हो सकता है उसकी विश पूरी ना हो सकता है हो भी जाए। तो अनिश्चितता के लिए विल इज नॉट ओके। यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, अगर सही उत्तर बताऊं तो मे या माइट का इस्तेमाल ना यहाँ पे कॉन्फिडेंटली किया जा सकता है। मोहन विशेष ही मे बी रिचर और ही माइट बी रिचर। उस हिसाब से हमको कौन से पार्ट में गलती लग रही है, ही विल बी में, और ढूंढ लेते हैं ही विल बी कहाँ है, यहाँ है। इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमको ढूंढना था एरर, और एरर कौन से पार्ट में मिला है, हमको मिला है एरर पार्ट बी में, कि विल बी, विल के जगह क्या लगा सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो मे, माइट, ऐसी आप असंभावना व्यक्त करने वाली चीजों को लगा सकते हो। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरर। The receptionist gave us much information which we needed. No error. तो आपके हिसाब से इसमें क्या लग रहा है, कौन से पार्ट में एरर लग रहा है? तो इस क्वेश्चन में ना आपको बहुत सारी चीजें चेक करनी रहती है। मैंने बोला टेंस चेक करिएगा, SVO का पैटर्न चेक करिएगा, मतलब सेंटेंस सही है कि नहीं। और क्या चेक कर सकते हैं, वर्ब चेक कर सकते हैं, प्रीपोजिशन आर्टिकल चेक कर सकते हैं, साथ ही आप सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर सभी चीजें चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें, रिसेप्शनिस्ट गेव अस, गेव वर्ब का सेकंड फॉर्म है, एक पास्ट का टेंस है, बिल्कुल ठीक है। मच इंफॉर्मेशन, देखते हैं इस पार्ट में कुछ होता है तो, विच वी नीडेड, जो हमें चाहते थे, जो हम चाहते थे। यहाँ पर ना अगर मच मतलब कि जितना या फिर ज्यादा, दोनों संदर्भ होता है इसका। इंफॉर्मेशन, जब ये यहाँ पे मात्रा या क्वांटिटी बता दिया है ना कि क्या बोलना चाहता है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन के साथ एस नहीं जुड़ना चाहिए। नियम ये कहता है कि इंफॉर्मेशन एक सिंगुलर टर्मिनोलॉजी है जो कि प्लूरल के लिए भी एज इट इज इस्तेमाल की जाएगी। अगर आपके पास एक इंफॉर्मेशन है तो भी इंफॉर्मेशन कहेंगे, खूब सारी है तो भी इंफॉर्मेशन। आप मच मोर ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें एस जोड़ के प्लूरल नहीं बना सकते। उस नियम के हिसाब से आपको मच इंफॉर्मेशन मतलब पार्ट बी में गलती मिली है, तो आंसर भी इसका यही होगा। अगर बात करूं मैं इसके बारे में थोड़ी और डिटेल की, तो देखिएगा, इंफॉर्मेशन आपका एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, माना जाता है, जिसका मतलब होता है फैक्ट या डिटेल अबाउट समबडी और समथिंग। जैसे कि आप अगर इसमें जोड़ना ही चाहेंगे तो मैंने बोला मच जोड़ लीजिए, मोर जोड़ लीजिए, आप क्या जोड़ सकते हैं, और अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जोड़ सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते। मच इंफॉर्मेशन बोल सकते हो, मैनी बोल सकते हो, मोर बोल सकते हो, तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन ही बोलना है। दैट्स व्हाई आंसर विल बी टेकन एज ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट इनटू पेसिव वॉइस। जब बात पेसिव वॉइस की आती है या फिर किसी भी वाच्य परिवर्तन वाले वाक्य की आती है, तो आपको सबसे प्राइमरी काम होता है, आपको एस, वी और ओ ढूंढना होता है। एस, वी, ओ मतलब एस फॉर सब्जेक्ट, दैट इज यू हियर। अगर बात करें वर्ब की, तो नीड टू, वाइंड, दो तीन वर्ब यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों को। डोंट तो नकारात्मकता के लिए लगाया गया है, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन नीड भी एक क्रिया है, वाइंड भी एक क्रिया है, देखा जाएगा। अगर दिस वॉच की बात करूं तो ये अपना ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है।
नीड टू वाइंड आपका बिल्कुल एक वर्ब है और ये आपका वर्ब का इंफिनिटी फॉर्म है। समझते होंगे इंफिनिटी फॉर्म होता है, वर्ब के कुल 6 फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बदलूं तो आप सभी को पता है कि एक्टिव वॉइस में यदि हम SVO बनाते हैं, वो पैसिव वॉइस में OVS में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस हिसाब से दिस वॉच आगे आ जाएगा, सभी में आया है। वी डोंट हैव एनी रॉन्ग ऑप्शन। यू पीछे चला जाएगा तो यू पीछे रह जाएगा। देखिए यू पीछे जाके बिल्कुल क्या हो जाता है, बाय यू। लेकिन ध्यान देना है कि कभी कभी व्यापम के पैटर्न में बाय यू या जो आपका सब्जेक्ट बाय एजेंट के साथ होता है उसका लोप कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। दैट टू ये आंसर एक ना एक सही है। अगर देखें डोंट नीड टू वाउंड लिखा है तो वाइंड लिखा है, वाइंड का सेकेंड या थर्ड फॉर्म लगेगा। थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव वॉइस में, वाइंड का थर्ड फॉर्म होता है वाउंड। तो यहाँ पे अगर वाउंड में देखूं तो एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, वाउंड। ठीक है, अगला अगर देखें नीड टू वाइंड का फॉर्म क्या बदलेगा, तो इसका बदलेगा नीड बी वाउंड। इस हिसाब से अगर डोंट है तो उसका नॉट भी यहाँ लगेगा और दिस वॉच तो आगे जाएगा ही जाएगा। तो दिस वॉच नीड नॉट बी वाउंड, या फिर कई बार आप बोल सकते हैं नीड नॉट टू बी वाउंड। तो ऑप्शन ए ही सबसे अप्रोप्रिएट है। यहाँ पर वाइंड नहीं होगा क्योंकि जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। यहाँ पर वाउंडेड भी नहीं होगा क्योंकि फॉर्म वाउंड होता है, और अगर वाइंडेड आप बोले तो ये भी गलत है। वर्ब ही पहचान है, चाहे आप टेंस बनाए चाहे वॉइस बनाए, वर्ब से ही सारा खेल होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात करती हूँ अगले क्वेश्चन की। वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये संबंधित है आपके किससे संबंधित लग रहा है। वन शुड बोला है, शुड बोल दिया मतलब आपका मोडाल्स यहाँ पे एक तरीके से इस्तेमाल हुआ है, इंपरेटिव टाइप का सेंटेंस लग रहा है। कहता है किसी को अनसॉलिसिटेड एडवाइस नहीं देनी चाहिए। हम अपने SVO रूल को फॉलो करते हैं और इस सेंटेंस को OVS में बदलते हैं। जब बात मॉडल्स की आती है और मॉडल्स का पैसिव करते हैं तो कभी भी जो मॉडल वर्ड लिखा होता है वो चेंज नहीं होता है। सबसे पहला बेसिक रूल वही है। तो अगर शुड का यहाँ पे चेंज कर दिया गया है तो वो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे शुड मिसिंग है, इज डाल दिया है, रॉन्ग। यहाँ पे कैन डाल दिया है, रॉन्ग। यहाँ पे मे डाल दिया है, रॉन्ग। लास्ट में शुड दिया है लेकिन सही है कि नहीं चेक करते हैं। अनसॉलिसिटेड एडवाइस आपका ओ है, आपका वन क्या है, सब्जेक्ट है। ये आगे आ जाना चाहिए, बिल्कुल आया है, अनसॉलिसिटेड एडवाइस आगे है। शुड डाला है उसके बाद, दैट इज ऑल्सो गुड। क्योंकि यहाँ नॉट है, यहाँ भी नॉट है, नो इश्यूज। आते हैं अगले में। चूंकि जब हम मॉडल्स बनाते हैं तो SVO के साथ आपको मॉडल भी इंक्लूड करना पड़ता है, और मॉडल की वजह से वहां पे आपको एक बी वर्ब जोड़ना पड़ता है जो अलग अलग सेंस में अलग अलग रूप लेता है। कभी BEEN हो जाता है, कभी BEING हो जाता है। चूंकि ये मॉडल्स है इसमें हमेशा BE वर्ब यूज होता है। यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से BE वर्ब यूज हुआ है, और साथ ही जो आपका मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म आ गया है, दैट इज व्हाट, गिवन। तो यहाँ पर अनसॉलिसिटेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन इज द राइट एंड परफेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को पता है यहाँ वन कहा गया है तो आप मुझे बता सकते हैं। वन यहाँ से देखिए मिसिंग है, और ग्रामेटिकल वो बिल्कुल सही है। कभी भी आपको समवन, समबडी, समवन, एनीवन इस टाइप की चीजें मिलती है जो अनिश्चित होती है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय क्या कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। तो इस हिसाब से आंसर डी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चेंज द स्पीच। मदर टोल्ड मी दैट आई शुड लिसन टू हर फर्स्ट एंड देन डू एनीथिंग एज आई प्लीज। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस हुआ है ये सेंटेंस एक्चुअली कौन से स्पीच में दिया हो गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीच एज यू ऑल नो, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होता है। यहाँ पर जो ये स्पीच दिया हुआ है वो एक्चुअली में इनडायरेक्टली दिया हुआ है, तो आपको इसको बदलना है डायरेक्ट में। चेंज करते हैं अगर, तो आप समझते हैं कि मदर टोल्ड मी जो दिया हुआ है, टोल्ड का परिवर्तन किस में हो जाता है, तो सेड टू में हो जाता है। ऐसे तो यहाँ पे सारे जगह सेड टू दिया हुआ है तो आप फर्क नहीं कर पाएंगे। अंदर जाते हैं, जब भी अपन को पास्ट दिया होता है या टोल्ड या सेड टू जैसी चीज दी होती है तो अंदर के आपके टेंस में परिवर्तन होता है। इस हिसाब से अंदर में जो चेंज होना है होगा, शुड है तो शुड ही रहेगा। आप लोगों को नियम जरूर करके पता होंगे इसके, तभी बनेगा।
अगर बात करें आई का क्या होगा, तो सन फॉर्मूला होता है, एक सन फॉर्मूला दैट इज 1 2 3। अगर कोई अंदर वाला सब्जेक्ट किसमें है, फर्स्ट फॉर्म में है, तो वो किसके हिसाब से चेंज होगा, वो चेंज होगा आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आई का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आई का परिवर्तन किसके हिसाब से होगा, मी के हिसाब से होगा। मतलब कि मदर उनको क्या करके पुकारेंगी, यू करके ही पुकारेंगी। यहाँ पर आई का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, यू में हो जाएगा। मतलब ही वाला ऑप्शन तो अपने आप क्या हो गया, गलत हो गया। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, आगे देख लेते हैं। यू शुड दोनों में अब तक सही आंसर है। लिसन टू हर फर्स्ट, तो मदर जब अपने बारे में बोलेंगी तो बोलेंगी लिसन टू मी, इस हिसाब से यहाँ पे लिसन टू मी फिर भी सही है। अगला देखते हैं, फर्स्ट फर्स्ट आ गया है, एंड देन डू एनीथिंग एज आई प्लीज, एंड देन डू एनीथिंग आई प्लीज, और एक जगह लिखा है यू प्लीज। तो जब भी कोई आपको कुछ बोलेगा तो आप या तुम करके बोलेगा, इस हिसाब से यहाँ पे यू प्लीज बोलेगा। इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट वन। ये तो मैंने सिर्फ बोलचाल की भाषा में बताया, लेकिन अगर आपको इसको सिंटेक्स वाइज भी बनाना है तो ये बहुत आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जरूर करके सिंटेक्स के हिसाब से बनाइएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द मोस्ट राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, फिर से चेंज द स्पीच, इस बार डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है। देखते हैं, he said to Rena, I cannot marry you now, but I shall surely do so next year। मतलब कि उसने रैना से कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता अभी, हो सकता है अगले साल कर लूं। तो इसको देखते हैं, he said to Rena, पहले चीज तो said to का अभी मैंने बोला किसमें परिवर्तन होता है, told में। टोल्ड ठीक है, टोल्ड तक तो, लेकिन क्या टोल्ड के बाद ये रैना का परिवर्तन होगा क्या, तो रैना का परिवर्तन नहीं होगा। रैना क्या रहेगी, रैना ही रहेगा। अ नाउन नेवर चेंज इटसेल्फ, नियम जानते होंगे आप सभी। तो नाउन नहीं बदलता है, नाउन यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। आगे देखते हैं, ये कोई ऑप्शन गलत ही हो गया। 1 2 3 ऑप्शन वी हैव ओनली। आई कैन नॉट मैरी यू, ये बात बोल कौन रहा है, आई मतलब कौन, ही। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ही आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चूंकि मैंने बोला कि अगर पहले वाला हिस्सा पास्ट होता है तो अंदर में परिवर्तन आता है। यहाँ पे कैन नॉट का क्या हो जाएगा, कुड नॉट, वुड नॉट की कैन नॉट ही रहेगा। तो कैन नॉट तो बिल्कुल नहीं रहेगा, वुड नॉट नहीं होगा। अचानक से कैन का वुड में परिवर्तन नहीं होता है, कैन का परिवर्तन किसमें होता है, कुड में। दैट इज ऑप्शन बी, हमको आंसर अभी से ही मिल चुका है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, ही टोल्ड रैना दैट ही कुड नॉट मैरी हर, बिल्कुल यू के जगह पे क्या हो जाएगा, हर, और वो हर कौन होगी, रैना। ही कैन नॉट मैरी हर देन, बट ही वुड श्योरली डू इट सो द फॉलोइंग ईयर। द वेरी इंपॉर्टेंट वन, नेक्स्ट ईयर का परिवर्तन भी किसमें होता है, फॉलोइंग ईयर। तो ये है स्पीच। तो एक बार अगर स्पीच को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपके लिए हर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही मिला हमको, ऑप्शन बी मिला है। क्वेश्चन अगला कहता है, फिर इन द ब्लैंक्स, जिसमें लिखा है 4 ऑप्शन। द अरेस्टेड पर्सन वो डैश इन कोर्ट एंड डैश इन जुडिशियल कस्टडी। यहाँ पे 4 अलग अलग आपको क्रियाएं या वर्ब्स दिए हुए हैं, कहीं ना कहीं ये टेंस का पार्ट है, तो उसको डालना है। अरेस्टेड पर्सन वॉर बोल दिया है, मतलब यहीं पे क्या है, पास्ट की बात कोई है, पिछला कोई बीता हुआ बात है, लेकिन अप्रोप्रिएट वर्ब लगाना है। तो डैश इन कोर्ट, कोर्ट में उनको क्या किया जाएगा, डिमांडेड, क्वेश्चन, टेकन या फिर सेंट। तो कोर्ट में उनको पेश किया जाता है, उस हिसाब से टेकन या सेंट थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ले जाया गया, भेजा गया। डिमांडेड तो कोई नहीं, कोई अरेस्टेड इंसान की डिमांड नहीं करेगा। साथ ही क्वेश्चन तो किया जा सकता है, ये भी थोड़ा डाउटफुल है। अगला ऑप्शन देखते हैं, इन डैश जुडिशियल कस्टडी, परस्यूडेड, सेंटेंस्ड, लेफ्ट या फिर केप्ट। तो देखो, जुडिशियल कस्टडी में ना रखा जाता है, और रखने के लिए क्रिया होती है कीप, उसका फॉर्म सेकंड क्या है, केप्ट। तो दोनों के हिसाब से सेंट और केप्ट सही लग रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा द अरेस्टेड पर्सन वाज सेंट इन कोर्ट एंड केप्ट जुडिशियल कस्टडी। अगला क्वेश्चन कहता है, फिर इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट चॉइस। द जोरोपो इज अ वॉल्जी म्यूजिकल फॉर्म डैश वेनेजुएला, ये है वेनेजुएला, और कहता है कि जोरोपो करके जो चीज है वो एक क्या है, सबसे अच्छी या वॉल्जी म्यूजिकल फॉर्म है, कहाँ का, वेनेजुएला का। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का प्रश्न है, ये लगाना पड़ेगा। बाय वेनेजुएला, आउट ऑफ वेनेजुएला या फ्रॉम वेनेजुएला।
तो कभी कभी हम पूछते हैं कि फ्रॉम वेनेजुएला की आउट ऑफ की बाय। देखिए द जोरोपो इज अ वॉल्जी म्यूजिकल फॉर्म, ये फॉर्म अलग चीज है, ये रूप के लिए लगा है यहाँ पे। कौन सा रूप? एक संगीत का रूप है, समझ पा रहे हैं? संगीत के फॉर्म, प्रकार, प्रकार इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब। कहाँ का है लेकिन? वेनेजुएला का, तो फॉर वेनेजुएला होगा कि फ्रॉम की, आउट ऑफ की, बाय या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए क्या? फ्रॉम वेनेजुएला, मतलब कि ये कहाँ का है? वेनेजुएला का है। फ्रॉम इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिएगा लास्ट ऑप्शन कहता है नन ऑफ दी अबव या फिर मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो देखो आउट ऑफ और बाय नहीं हो सकता, द्वारा कभी भी नहीं लगता है। वेनेजुएला के द्वारा ये संगीत फॉर्म है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। फ्रॉम ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कहता है द सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सी, शी हैज नॉट रीड एनीथिंग डैश मंडे, सोमवार से उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ ऐसा अपने को समझ आ रहा है। 4 दिया हुआ है यहाँ पे, प्रीपोजिशन ही है ये, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जिसमें लिखा है फॉर, सिंस, फ्रॉम या फिर ओवर। तो आपको क्या लगता है? फॉर सिंस अगर क्लियर है आपका तो ये क्वेश्चन 1 मिनट में भी नहीं, 1 सेकेंड में बन जाएगा। अगर देखें तो सिंस जो होता है अपना, वो किस लिए लगता है? स्पेसिफिक डेट, मंथ, ईयर के लिए। और रही बात फॉर की, तो ये किसके लिए लगता है? पीरियड या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। वहीं पे सिंस किसके लिए लगता है? पर्टिकुलर या पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस हिसाब से आपको सिंस फॉर का फर्क तो पता चल गया है। अगर बात करें दो अन्य ऑप्शन की, तो फॉर मंडे, मंडे के लिए हो जाएगा। एक बार अगर फ्रॉम होता तो आप बोलते मंडे से, ये भी ठीक ठीक लगता है। लेकिन एक्चुअली अगर यहाँ पे एग्जैक्टली डे और डेट और पर्टिकुलर टाइम दे देता है ना, तो आपको फॉर सिंस में क्या लगाना है पता है? सिंस लगाना है। तो इस हिसाब से शी हैज नॉट रीड एनीथिंग सिंस मंडे इज द राइट वन। आपको ऑप्शन बी ही लेना है आंसर, कि उसने मंडे से कुछ भी चीज नहीं पढ़ा है। तो ये हो गया ऑप्शन सही। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट कलेक्ट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ए एंड द समझते हैं, एंड फिल इन द ब्लैंक्स इफ रिक्वायर्ड। यहाँ पर डैश कैमल कैन गो डैश लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर, इसका वाक्य है। यहाँ पर आर्टिकल पुट करना है, आपको दिया हुआ है। अगर नहीं आता है तो आप एक एक करके लगा कर भी देख सकते हैं। डैश कैमल कैन गो, यहाँ पर द कैमल या फिर अ कैमल या नन ऑफ दिस होना चाहिए। अगर सेकंड ब्लैंक की बात करें तो डैश लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर बोल रहा है। तो इस हिसाब से ना अगर बात करें द कैमल की, तो ये एक स्पेसिफिक कैमल की बात होती है। लेकिन अगर एट अ कैमल बोलूं ना, तो जो अ आपका आर्टिकल है वो ऑल के लिए भी इस्तेमाल होता है, मतलब सभी कैमल्स को भी डिनोट करेगा। तो अ कैमल यहाँ पे सही है, क्योंकि सारे कैमल्स क्या हो जाते हैं? बिना पानी के कई कोसों चल लेते हैं। तो अ कैमल इज द मोस्ट वन, मतलब द गलत हो गया। अ के साथ अब द लगेगा कि अ लगेगा, ये भी क्वेश्चन होता है। तो ये एक लंबी दूरी तय कर सकता है, यहाँ पे भी अ ही लगेगा जो कि एक के लिए लगेगा। तो एक कैमल बिना पानी पिए एक लंबी दूरी तय कर सकता है, मतलब ऑप्शन सी इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी लगेगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। डैश ऑनेस्ट मैन इज डैश नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड, इट्स अ काइंड ऑफ क्योट, बिल्कुल ये क्योट की जैसे भी इस्तेमाल होता है। बात करें अगर ऑनेस्ट की, तो ऑनेस्ट वर्ड जो है आपका आर्टिकल ए एंड द में क्या लगेगा? आप सभी को नियम पता है। ऑनेस्ट का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल अ से शुरू होता है, जो कि एक स्वर है, लेकिन इसका जो अल्फाबेट है वो एक एच से शुरू होने वाला व्यंजन है। इस हिसाब से यहाँ ए एन में से क्या लग जाता है? एन लग जाता है। और यदि बात करूं नोबलेस्ट वर्क की, तो कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में हमने जाना है कि कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगाया जाता है द, क्लासेस में मैंने बताया भी था। तो एन ऑनेस्ट मैन इज द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड हो जाएगा, जिसमें अप्रोप्रिएट आंसर होगा ए और द, सॉरी एन और द। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शी डैश इन द सन फॉर 1 आवर। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है, मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे। बात करें अगर इसमें एप्रोप्रिएट कौन सा है, तो ये फॉर ही आपको वो वर्ब है, बात है जो बताएगा क्या लगाना है। फॉर आपका लगा है, मतलब कि ये आपका एक कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी को बता रहा है, साथ ही ये एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है।
अगर यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम समझ पाए हैं तो सिंटेक्स वाइज आप जानते हैं कि उसमें हैज, हैव, बीन, सिटिंग का फॉर्म लगेगा। यहाँ पर शी है तो शी के साथ निश्चित तौर पे क्या लगेगा, हैज बीन सिटिंग होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शी सिटिंग नहीं हो सकता, कभी भी क्रिया किसी भी कर्ता या सब्जेक्ट के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म सीधे सीधे नहीं लगेगा, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर बात करूं हैज बीन सिट तो ये भी गलत है, कभी भी हैज बीन के साथ सिर्फ सिट नहीं लगेगा, आईएनजी फॉर्म लगेगा, दोनों गलत हो गया। अगर बात करें हैज सिट तो ये भी गलत है, हैज के साथ कभी भी सिट नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको अगर परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना है तो बीच में बीन लगाना पड़ेगा, दैट इज ऑप्शन बी कंटेन। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन, मतलब कि शी हैज बीन सिटिंग इन द सन फॉर 1 आवर, वो सूर्य के पास या सूर्य के सामने 1 घंटे से क्या कर रही है, बैठी हुई है। तो ये आपका एक क्या है, सेंटेंस है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा है, लीना कांट वॉक एनी मोर, शी इज नाउ डैश टायर्ड। तो यहाँ पर ये लीना है और लीना क्या हो चुकी है, अब और नहीं चल सकती, कैन नॉट वॉक एनी मोर मतलब अब और, तो लीना अब और नहीं चल पाएगी, क्यों, क्योंकि शी इज नाउ डैश टायर्ड। तो टायर्ड बोलते हैं ना, आई एम सो स्लीपी, आई एम सो लेजी। देखिए यहाँ पर लगाना है आपको टू, सो, सच या सो सच। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अगर सी और डी को एलिमिनेट कर भी दोगे, टू और सो में कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका हो जाएगा सो टायर्ड। वो क्या है, बहुत ज्यादा, बहुत के संदर्भ में इसको लगा रहे हैं यहाँ पे कि वह क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, टायर्ड है। ठीक है, टू कब लगाते हैं, लाइक मोहन, एक छोटा सा बच्चा है 2 साल का, मोहन इज टू यंग टू स्टडी, मतलब मोहन बहुत छोटा है किस चीज के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो टू का इस्तेमाल अलग जगह पे होता है, सो का अलग होता है। यहाँ पर सो लगेगा क्योंकि यहाँ पे पहले ही आपको क्लेरिफाई कर दिया है कि वो नहीं चल पा रही है, क्यों, क्योंकि वो क्या हो चुकी है, अब बहुत थक चुकी है। तो यहाँ पे बहुत के संदर्भ में सो लगेगा। ऑप्शन बी इज द राइट वन। इस हिसाब से आज का हमारा ये एमसीक्यू सीरीज समाप्त होता है। आप सभी को उम्मीद है ये सीरीज अच्छा लगा होगा, साथ ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो नए वर्ड्स जो पाए हैं आप सभी, उसको अपने पास नोट डाउन करते जाइए, तैयारी करते रहिए, देखते रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।